टीपीएस लर्निंग में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। परीक्षा की तैयारी बिना पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को देखे किया जाए, यह उचित नहीं। इसके लिए आप सबों के लिए मैं लाया हूँ वर्ष 2025 का गृह विज्ञान में पूछे गए सवालों को साक्षात प्रश्न के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो हमारे साथ कदम बढ़ाइए, पढ़िए और परीक्षा के डर को भगाइए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, गृह विज्ञान में जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें खास ध्यान रखना है कि इसमें भी यह दिया गया निर्देश है कि आप जो हैं हर हालत में प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ने के लिए आपके पास कितने समय दिए जाते हैं? 15 मिनट का समय दिया जाता है। इसलिए धैर्यपूर्वक ध्यान से सारे प्रश्नों को डील करें, टोटल के टोटल प्रश्नों को पढ़ें और उसमें से जिन प्रश्नों के आप उत्तर जानते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। ये नहीं कि आप लगातार उत्तर दे रहे हैं और उसमें ढेर सारे गलत हो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखें। और देखिए, यहाँ पर भी गृह विज्ञान में चूँकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 70 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव वे में। ठीक है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव वे में आपको 70 प्रश्न पूछे जाते हैं और 70 में आपको 35 का ही उत्तर देना है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं और प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2025 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कितने आसान थे या भारी थे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन प्रणाली का अंग नहीं है? प्रजनन प्रणाली का अंग नहीं है तो यह कौन सा होगा? डिम्ब नलिकाएं होगा, गर्भाशय होगा, अंडाशय होगा, क्या होगा? बताइए इसका आंसर। आप बखूबी समझते होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, शुक्रवाहिका इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन नहीं है? प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, हीमोग्लोबिन या एजेस्ट्रोन? तो हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है बल्कि एक पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के अंदर होता है, बाद बाकी सब हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट। चलो 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 चलो, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी विकार है? विकार का मतलब होता है डिसऑर्डर, है ना। तो अंतःस्रावी विकार कौन है? तो अस्थमा है, मधुमेह है, मलेरिया है, पेट दर्द है, कौन है? तो अस्थमा, मलेरिया, पेट दर्द ये सभी एक बीमारी का बात है और मधुमेह भी बीमारी है, लेकिन ये अंतःस्रावी विकार के रूप में जाना जाता है, तो वो है मधुमेह। चलिए आगे चलते हैं और चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप में होता है? तो इसमें प्रोजेस्टेरोन दिया है, टेस्टोस्टेरोन दिया है और एस्ट्रोजन दिया है, और ये तीनों का तीनों जो है से ऐसा है कि इसमें जो है प्रोजेस्टेरोन जो है वह जो है सो स्त्रियों में होता है, एजोस्टेरोन स्त्रियों में होता है और टेस्टोस्टेरोन पुरुष में हार्मोन होता है। तो इसलिए समान रूप में होता है ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझदारी के साथ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। गर्भाशय का प्रथम लक्षण क्या है? गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? मासिक धर्म का बंद होना। मासिक धर्म बंद हो जाती है तो ये पता चल जाता है कि कोई भी स्त्री गर्भ का धारण कर चुकी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? तो यह भी बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका आंसर होगा शरीर, स्त्री के शरीर के अंदर। पुरुष के शरीर के अंदर निषेचन नहीं होता है बल्कि स्त्री के शरीर के अंदर निषेचन होता है। देखिए, यहाँ पर गड़बड़ाने के लिए ए बी दोनों आंसर दे दिया है। बहुत बच्चे ए बी दोनों को समझते हैं कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ऐसा नहीं, सोच समझ के आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और सातवां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो औद्योगिक अपशिष्ट है, वनों की कटाई है, शहरीकरण है, या इनमें से सभी है? तो औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण का कारण है, शहरीकरण भी प्रदूषण है, वनों की कटाई भी से भी प्रदूषण होता है। तो समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, डी आंसर होगा।
और 8वां प्रश्न को लेके चलते हैं। 8वां प्रश्न है, घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या इनमें से सभी करता है। तो घरेलू कचरा जो होता है वो मृदा प्रदूषण भी करता है, जल प्रदूषण भी करता है और वायु प्रदूषण भी करता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आपने बताया, आपका आंसर होना चाहिए इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित कारण है? पर पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित किया जाता है। तो धूल भरी आंधी प्राकृतिक हो गया, जंगल की आग प्रकृति हो गया, ज्वालामुखी की गतिविधियां ये भी प्रकृति हो गया। तो इसमें जो परिवहन है ये किसके द्वारा बनाया गया? ये मानव के द्वारा है, यानी परिवहन इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि ठीक है। यानी पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया जा रहा है जिससे प्रदूषण फैल रहा है? तो परिवहन। समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 10वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। 22 मार्च। जो नहीं जानते हैं उसको अच्छे से नोट कर लें और बार बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा 22 मार्च। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न कह रहा है, किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया? आप स्वच्छ भारत अभियान का बैनर कहीं भी आप देखे होंगे दीवार पर, तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ रहता है और स्वच्छ भारत अभियान लिखा हुआ रहता है। तो ये पकड़ना एकदम इजी था। चलिए नेक्स्ट, एकदम आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों को परेशान न किया जाए, इस बात का शिक्षा विभाग बहुत ध्यान रखता है, परीक्षा विभाग बहुत ध्यान रखता है, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सावधानी से पढ़ना है, सचेत होकर पढ़ना है और आंसर को सटीक हो जाना स्वाभाविक बनता है, एकदम सटीक हो जाएगा। निम्नलिखित निम्न में कौन नवजात शिशु की पहली तत्कालिक देखरेख है? तो सब पहला तत्कालिक देखरेख क्या करते हैं? नाल काटना जरूरी होता है, वजन लेना ये भी जरूरी होता है, चिकित्सीय जांच। तो ये तीनों के तीनों जरूरी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 13वां प्रश्न को देखते हैं। तो संतुलित आहार के अवयव हैं। संतुलित आहार कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण, वसा एवं जल। तो ये जब सब कुछ मिलेगा तब ना संतुलित आहार कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है आंसर होगा डी। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं और निम्नलिखित में से किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, आपको इसे अच्छे तरह से याद रखना चाहिए। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं और ये कहता है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विज्ञान के बच्चों के लिए एकदम से प्रोटीन। बिना प्रोटीन के कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा और बढ़ते हुए बच्चों में प्रोटीन को ज़्यादा खिलाने पर जोर दिया जाता है ताकि बच्चों का ग्रोथ सही वे में हो सके। तो प्रोटीन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं? आहार आयोजन को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, लिंग या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी कुछ आहार आयोजन में प्रभावित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, नवजात शिशु को कपड़े पहनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आरामदायक स्थिति होगा? तो नीचे से खुला, पीछे से खुला, खुलना, ऊपर से खुलना या आगे से खुलना, क्या होगा? तो आगे से जो शर्ट की तरह जो खुलता है कपड़ा वो अच्छा होता है, आगे से खुलना ये नवजात बच्चों के लिए बेहतर कपड़ा माना जाता है। नेक्स्ट, और यहाँ निम्नलिखित में से कौन एक बार का निवेश नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा निवेश है? निवेश मतलब जमा करना। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय बचत, एक बार जमा कर दो और कुछ दिन के लिए भूल जाओ, कुछ दिन के बाद आपको मिलेंगे। सावधि जमा, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट। तो यह भी फिक्स मैंने फिक्स हो गया। किसान विकास पत्र, यह भी एक तरह से फिक्स ही है। तो आवर्ती जमा एक ऐसी जमा होती है
आवर्ती जमा एक ऐसी जमा होती है जिसके अंतर्गत आपको बार बार जमा करना होता है, मंथली, साप्ताहिक या जैसा आप रखना चाहें। आवर्ती जमा आपका जिस तरह का होगा उस तरह से आप जमा करेंगे, यानी आवर्ती जमा में बार बार जमा करना पड़ता है, एक बार नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आवर्ती जमा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न पूछ रहा है प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है। प्राथमिक रंग कितने हैं? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। ओके, प्राथमिक रंग का नाम आप कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आप नीचे लिखेंगे ताकि पता चले मुझे कि आपको तीनों रंग के बारे में जानकारी है या नहीं, और नहीं होगी तो फिर पूछें, मैं बता दूंगा। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? पूरक मतलब जो आप खा रहे हैं उसके अलावा जो पदार्थ होता है ना, जो खाद्य पदार्थ होता है, उसको पूरक आहार कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आपने समझा, 6 माह के बाद बच्चे को दूध के अलावा कुछ गला हुआ खिचड़ी या खिचड़ी का पानी या दाल का पानी वगैरह दिया जाता है। ठीक है, पूरक आहार के रूप में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट। और ये प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? उपभोक्ता मतलब समझते हैं? उपभोग करने वाला, यानी आप जो कोई भी सामान को खरीदते हैं और खरीद करके उसका उपयोग करते हैं तो आप उपभोक्ता कहला गए। तो आपको कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं? चयन का अधिकार, यानी चुनने का अधिकार आपका है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है ना, आपको शिक्षित करने के बारे में भी आपका अधिकार है। आपको जानने का अधिकार है कि इस पदार्थ में क्या क्या मिला हुआ है ना। और सुरक्षा का अधिकार, आपको सुरक्षा भी मिलने का अधिकार दिया गया है कि आपको अगर कोई गलत सामान बेचता है तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, तो सुरक्षा का अधिकार भी हो गया। अर्थात आपका आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा आपका आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। और वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? तो आप बिल्कुल आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, और आंसर होगा सीएनजी गैस। देखिए, पढ़िए, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है आपका सीएनजी आ जाएगा। सीएनजी गैस के बारे में आप जानते ही हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है? यानी जो वायु प्रदूषित हो जाता है उसको शुद्ध बनाने के लिए प्राकृतिक तरीका क्या है? धूप जरूरी है, वर्षा जरूरी है, पेड़ पौधे रहना जरूरी होता है। तो कितना आसान सा प्रश्न है, सारे चीज़ों को बस ध्यान से पढ़ना है, आपका आंसर आपके पास होगा पक्का, कोई हेजिटेशन नहीं रखने की ज़रूरत है। और 24वां प्रश्न है, तेज शोर के संपर्क में आने से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है जब हम तेज शोर शराबे में आते हैं? तो तनाव उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही। तनाव उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही। अनिद्रा भी होती है, माने नींद टूट जाता है ना। उच्च रक्तचाप होने की संभावनाएं बढ़ती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनमें से सभी इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन दूषित जल से होने वाला रोग नहीं है? तो दूषित जल से रोग नहीं है मतलब, यानी कि दूषित जल से कौन कौन सा रोग होता है? तो पेचिश होता ही है, हैजा होता ही है, टाइफाइड होता ही है। तो कौन सा रोग नहीं होता है? तो तपेदिक। ठीक है, तपेदिक में शरीर गर्म हो जाता है जिसे बुखार कहते हैं। ठीक है, तो यह दूषित जल से होने वाला रोग नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य अपमिश्रण का दुष्परिणाम नहीं है? पहले अपमिश्रण को समझते हैं। अपमिश्रण मतलब यानी जो खाद्य पदार्थ है उसमें कुछ अन्य पदार्थों को जब मिला दिया जाता है, इसे अपमिश्रण कहा जाता है। तो अपमिश्रण का दुष्परिणाम यानी कि खराब परिणाम नहीं है। तो खराब परिणाम क्या नहीं होगा? तो उचित पोषण। जब उचित पोषण आपको मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप शुद्ध पदार्थ खा रहे हो, तभी आपको उचित पोषण मिलेगा। बाद बाकी आंसर नहीं होगा, यानी सी आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलें और देखें, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है दांतों का ब्रश करना, हाथ धोना, नाखून काटना। ये सारे के सारे गुण होने चाहिए, यानी कि इनमें से सभी सही आंसर होगा। और नेक्स्ट आगे चलें, कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है?
रेशम होता है, ऊन होता है, लीलेन होता है या कपास होता है? तो आप इसका आंसर लगाएंगे रेशम होता है। चलें, इसके बाद फिर कोकून से क्या प्राप्त होता है? रेशम, आपने जान लिया। इसके बाद आप आ जाइए 29वां प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कहता है हमारे कपड़े की रक्षा नहीं करते। तो बताइए, मौसम से रक्षा नहीं करते हैं, कि धूल से रक्षा नहीं करते हैं, कि कीट पतंगों से? तो ये तीनों से रक्षा करते हैं, लेकिन शत्रु से रक्षा हमारे कपड़े नहीं कर पाते हैं। तो नहीं कर पाते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। नहीं शब्द अक्सर बच्चों से छूट जाता है और गलत वो आंसर जल्दी जल्दी में दे जाते हैं, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो गले में जाहिर सी बात है, गले में कौन सा रोग होता है? थायराइड, है ना, जो घेंघा हो जाता है ना, तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर दे सको, पढ़ो और आराम से आंसर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आहार संरक्षण विधि है? आहार संरक्षण विधि, आहार संरक्षण का मतलब समझते हो? आहार संरक्षण मतलब जो भी हम अनाज को रखते हैं, है ना, या जो आहार को हम रखते हैं, तो उसको मतलब सुरक्षित रखने का तरीका को आहार संरक्षण कहते हैं। ठीक है। तो निर्जलीकरण करना सही है। हिमीकरण, हिमीकरण का मतलब होता है प्रशीत, यानी कि फ्रीज़र वगैरह में रखना, रख करके, या ठंडा जगह पर रखना, जिससे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। और डिब्बा बंदी, यानी डिब्बे को अगर कस के बंद करके रख दिया जाए तो उससे भी अनाज खराब नहीं हो पाते, खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। तो ये इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएंगे आंसर आपको। और कितना आसान है, बस समझने की ज़रूरत है, आप समझ में आ जाएगा, आपके आंसर गलत होंगे ही नहीं, खास करके गृह विज्ञान में। निम्नलिखित में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रण है? तो दूध में मिलाया कौन जाएगा? तो दूध में मिलाया जाएगा आपका स्टार्च। ठीक है। और बाद बाकी ये सभी उसमें नहीं मिलाए जा सकते। नेक्स्ट, ये देखिए, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? तो स्वच्छता से प्रभावित होता है, स्वास्थ्य, ज्ञान, आदतें। तो यहाँ पर आदतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। बाद बाकी से फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो आदतें इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया, यानी आदत से प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो बाहरी कारक एंजाइम नहीं होता है, बल्कि रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ से सड़ते हैं, जीवाणु से भी सड़ते हैं। अस्वस्थकर स्थिति, यानी गलत जगह पर जैसे तैसे रखा हुआ है, तो अस्वस्थकर स्थिति से भी जड़ता है। तो आपको बताना है एंजाइम से, एंजाइम जो होता है उसके वो सड़ने का कारक नहीं बनता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और 35वां प्रश्न है, धन भौतिक वस्तुओं तथा संपत्ति को माना जाता है। धन भौतिक वस्तुओं तथा संपत्ति को माना जाता है, क्या माना जाता है? तो जाहिर सी बात है, भौतिक साधन। भौतिक धन को भौतिक वस्तुओं तथा संपत्ति को माना जाता है, तो जो भी है उसको भौतिक साधन कहेंगे। आवश्यक साधन अलग बात हो गई, मानवीय साधन, हानिकारक साधन, ये सब नहीं होंगे। ठीक है। भौतिक साधन कहे जाते हैं जो भी आप जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, अनुभव कर सकते हैं। इस तरह के जो भी धन हैं आपके पास, वो सभी भौतिक साधन के रूप में कहे जाते हैं। घर द्वार, बंगला, गाड़ी, सभी भौतिक साधन हो गए। रेखाओं का प्रकार है, रेखाओं का प्रकार, क्षैतिज रेखा, तिरछी, लंबवत रेखा। ये कितना आसान सा प्रश्न है, बताओ, सारे के सारे रेखा हैं। ठीक है, ये रेखाओं के प्रकार हैं। नेक्स्ट, फिर हो गया, प्रकाश मनुष्य के मन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो प्रकाश आता है तो क्या होता है? उत्साह मन में आता है, उल्लास भी मन में आता है, आशा भी मन में आता है। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, अगला कहता है विनियोग के साधन क्या है? तो विनियोग का मतलब होता है आदान प्रदान करना। ठीक है। तो आदान प्रदान करने के लिए, यानी रुपयों का आदान प्रदान किस में होगा? तो जाहिर सी बात है बैंक और डाकघर दोनों में होगा, यानी आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा ए बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, यानी डी आंसर अप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट, बाजार में पैसों का लेन देन नहीं किया जाता, बाजार में सामान का खरीद बिक्री किया जाता है। ठीक है ना।
ओके नेक्स्ट। जीवन बीमा से लाभ क्या है? जीवन बीमा से क्या लाभ है? आकस्मिक मृत्यु में आर्थिक सहायता मिलती है, बिल्कुल सही। आयकर से छूट मिलती है, बिल्कुल सही। बचत का अच्छा साधन है, ये बिल्कुल सही। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। सारे ऑप्शंस को पढ़िए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। आधार कार्ड पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख होता है? उल्लेख मतलब क्या लिखा हुआ रहता है? उल्लेख मतलब क्या लिखा हुआ रहता है? तो नाम लिखा हुआ रहता है, उम्र भी लिखा हुआ रहता है, पता भी लिखा हुआ रहता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी सभी कुछ लिखा हुआ रहता है। अगला आइए, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी? खाता धारक का विवरणी मिलता है, सही बात है। खाते का शेष भी पता चलता है, लेन देन का विवरण भी पता चलता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? तो सूती वस्त्र का निर्माण जाहिर सी बात है क्या से होगा? कपास। कितना आसान प्रश्न है। लीलन से नहीं होगा, कापोक से नहीं होगा, जूट से भी नहीं होगा, ठीक है, कपास से होगा। नेक्स्ट चलिए, सूखी धुलाई, सूखी धुलाई जिसको ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं, सूखी धुलाई जिस देखो नीचे लिखा हुआ है। जब कुछ ना समझ में आए तो थोड़ा सा नीचे भी पढ़ लिया करो, ड्राई क्लीनिंग है ना, ड्राई क्लीनिंग पढ़ो, है ना। तो सूखी धुलाई का इस्तेमाल किन वस्त्रों को लिए किया जाता है? तो सूती वस्त्र के लिए, जूट के लिए, रेशम के लिए या सिंथेटिक के लिए? तो आपको याद रखना है, रेशमी वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए सूखी धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नियमित धुलाई से वस्त्र बनते हैं, नियमित धुलाई से वस्त्र बनते हैं, कैसे बनते हैं? साफ सुथरा बनते हैं, रोगाणु रहित बनते हैं, दुर्गंध मुक्त बनते हैं। कितना आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल दे सकते हैं। बस क्या है ना, लगातार प्रश्नों को आप पढ़े नहीं, बल्कि अल्टरनेट करें। जो भारी लग रहा है उसको छोड़िए और आगे बढ़िए, आगे हल्के प्रश्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कशीदारी यानी सुजनी रजाई बनाने की प्रथा किस शताब्दी में शुरू हुई? जो रुआ भर के जो होता है ना, और जो उसमें फूल वगैरह उसमें छापा हुआ रहता है, इस टाइप का जो रजाई जो बनाने का जो सिस्टम हुआ, वो कब से स्टार्ट हुआ? तो यह जो है सो 18वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था, 18वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, ये निम्नलिखित में से कौन सा वृषण का कार्य नहीं है? वृषण का कार्य क्या नहीं है? तो टेस्टो हार्मोन का स्राव करना इसका काम है, इसका काम है। शुक्राणुओं का निर्माण करना भी काम है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना वृषण का कार्य है। तो प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, चूँकि प्रोजेस्टेरोन स्त्रियों में होता है, मैंने पहले भी बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट आइए, 47वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये कहता है, निम्नलिखित में से किसे खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? खाद्य परिरक्षक के रूप में किसको? परिरक्षक सबसे पहले समझो कि परिरक्षक क्या होता है। तो खाद्य परिरक्षक का मतलब होता है कि खाद्य पदार्थों की रक्षा हम कैसे करते हैं। तो नमक के द्वारा, नमक लगा करके, देखते हो अचार रखा जाता है। तेल लगा करके, तेल और हल्दी वगैरह लगा करके दाल वगैरह को रखा जाता है। चीनी में चीनी का सिरका बना करके भी कुछ खाद्य पदार्थों को रखा जाता है। तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो पढ़िए, आपके आंसर आप पक्का दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? मृदा प्रदूषण का कारण है वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी कारण है मृदा प्रदूषण के। नेक्स्ट आगे चलें, और आगे अगला प्रश्न है, 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण रतौंधी नहीं होगा जी, ठीक है। रतौंधी जो है वो नहीं होगा। रतौंधी मतलब होता है रात को कम दिखाई देने लगता है, उसे रतौंधी कहा जाता है। श्वसन रोग वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है, त्वचा रोग भी हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से छाटिए, छाटने के लिए कला सीखिए, आसान हो जाएगा आंसर देना। अवशोषकता, अवशोषकता मतलब अवशोषण करना, यानी
जैसे अगर कहीं सपोज़ अगर घर में पानी गिर गया है तो हम क्या करते हैं, पोछा लगाने के लिए सूती वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसानी से जल को सोख पाता है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र। ठीक है, अब सोच सकता किस वस्त्र का विशेष गुण है, तो सूती वस्त्र का। ठीक है, पसीना वगैरह सोखने के लिए गर्मी में भी सूती वस्त्र का पहनते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला, शोक के अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र कैसे होने चाहिए। आपने सिनेमा में देखा होगा, कभी भी शोक का माहौल रहता है तो कैसे वस्त्र लोग पहनते हैं, तो सफ़ेद वस्त्र वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, आमतर आम तरीके से गांव में ऐसा नहीं पाया जाता, लेकिन ये सिस्टम बना हुआ है कि शोक के अवसर पर सफ़ेद वस्त्र पहने जाने चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है, तो लार जो होगा ना, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी है, थायराइड है, एड्रीनल है, ये शरीर के अंदर में होता है। ठीक है, जबकि लार को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कहता है अवधि के आधार पर निम्नलिखित में से कौन बजट का प्रकार है। दैनिक बजट, साप्ताहिक बजट, वार्षिक बजट या इनमें से सभी। तो अवधि के आधार पर सारे बजट हैं, तो इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी जो हैं सो अवधि के आधार पर बजट हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का स्रोत है। कैल्शियम, कैल्शियम किससे मिलता है, दूध से मिलता ही है, दूध से मिलता ही है, दही से मिलता है, पनीर से मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पदार्थ पर एक मार्क चिन्ह नहीं होता है। तो याद रखिए, जैम जो बनता है उसमें एक मार्क का चिन्ह नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक मार्क का चिन्ह नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर एसआई मार्क होता है। एसआई मार्क जो है उसकी पदार्थ की गुणवत्ता को बताता है। तो आयरन पर नहीं होता है। फल पर आप एसआई मार्क नहीं देखे होंगे, सब्जी पर भी नहीं देखे होंगे, अनाज पर भी नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर आयरन का कोई चीज़ पाइप है चाहे और कोई सामान है, यानी लोहे का बना हुआ सामान है, तो उसमें आप आईएसआई मार्क आप देख सकते हैं। ठीक है, देखे होंगे आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। किण्वन की प्रक्रिया में आपको याद रखना चाहिए कि खमीर जो है किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किण्वन की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं, खमीर। स्तनपान आवश्यक है, बताइए स्तनपान किसके लिए, केवल शिशुओं के लिए ज़रूरत है, केवल माता के लिए ज़रूरत है, या शिशु माता दोनों के लिए। तो शिशु और माता दोनों के स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी होता है। ठीक है, दोनों के लिए ज़रूरी होता है, केवल बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं होता है। ये बहुत ही अनमोल ज्ञान यहाँ पर दिया गया। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी, एकदम धड़ाक से अब का आंसर होने वाला है विटामिन सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का निम्न में से किस प्रकार का श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता है। कैलोरी, देखो कैलोरी क्या है यहाँ पर, ये समझो कैलोरी क्या है। तो कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, शरीर में कितनी कैलोरी, मतलब किस खाद्य पदार्थ में कितनी कैलोरी होती है, तो ऊर्जा को मापने का ये एक माध्यम है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा कैलोरी मतलब ताकत, मोटा मोटी समझ लो। ठीक है, सबसे ज़्यादा भोजन की ताकत किसको चाहिए, तो भारी श्रम करने वाले को ज़्यादा खाना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में उसे भोजन की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऊर्जा वाला भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, असाधारण श्रम में ज़रूरत नहीं है, मध्यम श्रम में भी ज़रूरत नहीं है। अभी बताइए, जो हार्ड वर्क करता है, जो तो उसको हार्ड वर्क मतलब भारी श्रम करने वाले को। ठीक है, नेक्स्ट, बाद बाकी अगर साधारण श्रम कर रहा है और अगर हार्ड कैलोरी खाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी वाला चीज़ खाएगा, तो क्या होगा, उसका पाचन क्रिया खराब हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट, तो अगर ज़्यादा कैलोरी का चीज़ खा रहे हो तो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट, कुशन का उपयोग होता है। कुशन का उपयोग होता है सोफे पर सुविधापूर्वक बैठने के लिए, कुशन का उपयोग किया जाता है। सोफे पर सुविधापूर्वक बैठने के लिए कुशन का उपयोग किया जाता है, पलंग पर सोने के लिए नहीं, दर्री पर सोने के लिए नहीं, और ये सब सही नहीं आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 62वां प्रश्न आ जाइए।
कहता शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हर हालत में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो इसका विटामिन डी, विटामिन डी। और विटामिन डी कहाँ मिलता है जी? सूर्य के प्रकाश में, यानी सुबह और शाम जो सूर्य का प्रकाश जिसमें लालुहनपन होता है ना, सुनहरे कलर का जो प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सुबह का प्रकाश लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो सुबह में खेलो कूदो, है ना, तो आपका जो भी कैल्शियम आप ले रहे हो खाद्य पदार्थ से वो सही रूप में काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग क्या किया जाता है? तो किन्वन में किया जाता है, निर्जलीकरण में, प्रशीतन में। तो प्रशीतन में किया जाता है। प्रशीतन का मतलब ही होता है ठंडा करने, ठीक है। प्रशीतन का मतलब ही हो गया ठंडा करना। ओके, नेक्स्ट, अगला प्रश्न चल रहे हैं। और अगला प्रश्न है एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण तरीके के लिए किसे सहायता प्राप्त कर सकता है? विज्ञापन। हाँ, तो उपभोक्ता तो बता चुके हैं, उपभोक्ता विज्ञापन के द्वारा सहारा लेता है कि कौन सा पदार्थ बेहतर है। निजी अनुभव के द्वारा, मतलब उसको खरीदा फिर अनुभव किया, उसके द्वारा भी करता है। अन्य व्यक्तियों के अनुभव के द्वारा भी उसको प्रभावित होता है। अरे ये सामान मैंने इस्तेमाल किया और ये सामान बहुत अच्छा था, तो दूसरे के अनुभवों से भी वो करता है। तो आपका आंसर अप्रोप्रिएट हो जाएगा इनमें से सभी। एकदम आसान से प्रश्न है, बस क्या क्या करना है, बस सारे प्रश्नों को टेकअप करना है, ठीक ना। सारे प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है। मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? ये थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है, इसे मौद्रिक आय के नाम से जाना, वास्तविक आय नहीं, आत्मिक आय नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये मौद्रिक आय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मौद्रिक आय, मौद्रिक आय, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? तो दाग धब्बे छुड़ाना वस्त्रों के अंतर्गत, धुलाई के अंतर्गत आता ही है। सुखाना भी आता है, वस्त्रों को धोना भी आता है, लेकिन वस्त्रों के संग्रहण जो है वो धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। चले नेक्स्ट, और 67 क्वेश्चन है अपमिश्रण का उदाहरण। अपमिश्रण मैंने पहले भी बताया है, पहले प्रश्न में बताया। अपमिश्रण मतलब जो पदार्थ है उसमें कुछ मिला दिया गया उसे अपमिश्रण कहा जाता है। तो अपमिश्रण का उदाहरण है नकली को असली बताकर बेचना, सही बात है, अपमिश्रण हो गया, यानी कुछ गलत है तभी तो। अच्छा, गलत लेबल लगा कर बेचना, यह भी अपमिश्रण कहला गया। वर्जित रंग मिलाना, वर्जित मतलब होता है जो कलर को मिलाना रोक रोक लगाया हुआ है, उस कलर को मिला करके बेच रहा है, तो यह भी एक क्या हो गया? अपमिश्रण हो गया। तो आपका आंसर अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और 68वां प्रश्न है आपके सामने। व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कैसा आहार आवश्यक है? व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कैसा आहार चाहिए? चटपटा चाहिए कि तला हुआ चाहिए कि महंगा चाहिए कि पौष्टिक से युक्त होना चाहिए? तो स्वस्थ रहना है तो बाबू याद रखो पौष्टिक तत्वों से युक्त होना चाहिए, और पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन करोगे तो जाहिर सी बात है स्वस्थ रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट, तृतीयक रंग कितने रंगों को मिलने से बनता है? अब देखो यहाँ पर तृतीयक रंग जैसे ही कह दिया और तो दिमाग, अरे तृतीयक मतलब तीन तीन, है ना, तो तीन पट से मार देगा। तो तीन नहीं जाना है आपको, दो कलर ही जाना है। जब दो कलर को मिलाया जाता है तो तृतीयक रंग तैयार हो जाता है। आपका आंसर होगा दो, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न है निर्जलीकरण की स्थिति में व्यक्ति को क्या देना चाहिए? निर्जलीकरण समझो, शरीर में पानी की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में जब झड़ने लगती है, जैसे कि अत्यधिक मात्रा में टॉयलेट होना शुरू हो जाता है, पानी की तरह टॉयलेट होना शुरू होता है, तो शरीर का वो निर्जलीकरण क्रिया कहलाती है, जो कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे परिस्थिति में शरीर में पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है? आपको पता होगा, ओआरएस का घोल पिलाया जाता है ताकि उसके शरीर में पानी की कमी को दूर किया जा सके, ठीक है। उबला पानी, ठंडा पानी या तरल आहार देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ओआरएस को ज़्यादा देने की आवश्यकता है। उसके साथ कुछ खाद्य पदार्थ खाएं, वो अलग बात है, लेकिन ओआरएस ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से 70 प्रश्न हुआ। अब 70 प्रश्न में आपको आभास हो गया होगा कि वास्तव में जो है सो 70 प्रश्न पढ़े जाएँ तो 35 प्रश्न के उत्तर आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की बातें हैं। 1 से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसमें 10 प्रश्न का उत्तर ही मात्र देना है, ठीक है। और 10 प्रश्नों के उत्तर आपको मात्र देना है, और वो भी
कुछ शब्दों में ही, यानी सामान्य से 2-3 वाक्यों में आपको उत्तर देने होते हैं, या 4-5 वाक्यों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने होते हैं। तो मैं बता दूं कि इस बातों को ध्यान में रखना है कि 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है, खास करके गृह विज्ञान में। ठीक है, तो चलें आगे। और मैं आगे बता दूं, इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये सारे प्रश्नों का डिटेल आंसर शीट भी बना करके मैं इसमें पीडीएफ के तौर पर रखा हूँ। आप वहाँ जा कर के इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी आप देख सकते हैं और वहाँ से ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बारी आ रही है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इस कोटि के प्रत्येक प्रश्न, यहाँ से देखिए कह रहा है इस कोटि के प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। मैंने एक प्रश्न का उत्तर देंगे 5 अंक मिलेगा, और मात्र 3 प्रश्नों को ही उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, और 5 तिहाई 15 अंक मिलने वाले हैं। तो ये आपको ये जो भी यहाँ पर है आपके इसमें जो भी प्रश्न है इसके भी आंसर मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ आप देख करके आप लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, इसको पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आज इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप आपको बहुत ही लाभदायक होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा में अच्छा करेंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। और हमारा प्रयास यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छा कर सकें आपकी तरह। धन्यवाद।